मई का महीना आराम से आधा बीत गया तो लोग पूछने लगे कि इस बार मौसम इतना मेहरबान कैसे। अप्रैल के महीने में ही तपा देने वाला सूरज इस बार आधा मई बीत जाने के बाद भी अंगारे नहीं बरसा रहा था। लेकिन पिछले 2 दिन में गर्मी ने ऐसी दस्तक दी है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। हालात ये हैं कि दिल्ली में गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना के साथ दिल्ली पर गर्मी का प्रचंड प्रहार। कोरोना रेड जोन दिल्ली में गर्मी का रेड अलर्ट। 45 डिग्री तापमान में तपने लगी है राजधानी। अगले 3 दिन चढ़ते पारे से सावधान। जब लोग ये कहने लगे थे कि इस बार सूरज देवता मेहरबान है, मौसम ने ऐसी पलटी खाई कि 2-4 दिन के चढ़ते पारे में ही लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। दिल्ली की राजपथ की तस्वीरें देखिए, लू के थपेड़े चल रहे हैं। सूरज की तपिश सबको झुलसाने को आमादा नजर आ रही है। दिल्ली में पिछले कुछ समय से पारा 44 डिग्री के आसपास चल रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है आज पारा 45 डिग्री को पार कर सकता है। अगले 2 दिनों तक ऐसी ही प्रचंड गर्मी के रहने के आसार हैं। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा जो है 45 के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात करें रविवार की तो पारा इसी तरह का था और आज भी यानी सोमवार को भी पारा 45 के आसपास रहेगा। यानी अगले 2 दिन गर्मी का रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। लू के थपेड़ों को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यूं तो लोग पहले से लॉकडाउन की वजह से घर में हैं, लेकिन और सावधान रहने की अब जरूरत है। और 25 और 26 तारीख को ये हीट वेव की कंडीशन और ज़्यादा हो जाएगी, इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और इसके चलते जो है जो तापमान है लगभग 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग सभी ऑब्जर्वेटरी में आने की संभावना है। तो आने वाले जो आपके पास 4 से 5 दिन है लगभग 28 तारीख तक हीट वेव की कंडीशन दिल्ली एनसीआर में बनी रहेगी। दिल्ली के सफदरजंग में कल अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान कल 28.7 डिग्री सेल्सियस था, सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा। जबकि पालम में 45.4 डिग्री, लोधी रोड में 44.2 डिग्री और आयानगर में अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री दर्ज किया गया। बहरहाल 28 मई को मौसम का मिजाज बदलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तैयार होने से मौसम का मिजाज बदलेगा। इसकी वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंधी और बारिश आ सकती है। उसके बाद चूंकि हमारे पास एक अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और साथ साथ जो लोअर लेवल में हमारे पास पूर्वी हवाओं का प्रभाव पड़ेगा, जिनका प्रभाव 28 और 29 तारीख से पड़ना शुरू होगा। उसके चलते हमारे पास 29 और 30 तारीख में दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में, साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के तमाम इलाके हैं वहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ धूल भरी आंधी और थंडरस्टॉर्म आने की संभावना है। तो 3 दिन सावधान रहिए, धूप में जाने से बचिए। लॉकडाउन का आपके सामने बहाना भी है। घर में रहिए, खूब पानी पीजिए और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। गर्मी की दोपहरी लू चल रही है, थपेड़े पड़ रहे हैं। उन्हीं लोगों को लग रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं। आप अंदर बैठे रहें, सुरक्षित रहें। जब तक कोई ऐसी जरूरत आना पड़े कि बाहर निकलना ही पड़े तभी निकलें, वरना अंदर रहें। और बाहर निकलें तो सिर पर गमछा या फिर आम का पन्ना पीकर निकलें, या फिर बहुत सारा पानी और प्याज साथ में रखें, ताकि लू आपका कुछ ना बिगाड़ सके। अभी कोरोना भी है और लू भी है, यानी डबल एक्शन है। इसलिए आपको ज्यादा सुरक्षित रहने की जरूरत है। दिल्ली वालों, संभल जाओ। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश भी भयानक गर्मी की चपेट से जूझ रहा है। गर्मी का सबसे ज्यादा असर प्रयागराज में देखा गया, जहां पारा 46 डिग्री के आसपास है। चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, यूपी के तमाम शहरों में सूरज की तपिश देखी जा रही है।
संगम नगरी प्रयागराज में आसमान से बरसते अंगारों से धरती दहकने लगी। पारा 44 डिग्री के पार है। ऐसे में सड़कों पर चलना मानो किसी अग्नि परीक्षा में उतरने जैसा है। कोरोना ने लोगों के चेहरे पर पहले ही मास्क लगवा रखे थे। तपते सूरज ने सिर को भी ढकने पर मजबूर कर दिया। सबसे बुरा हाल उन लोगों का है जिन्हें बाहर निकलने की मजबूरी है, चाहे ये रिक्शे वाला हो या फिर ये लोग। यूपी का शहर प्रयागराज वैसे भी भीषण गर्मी के लिए कुख्यात है। कल यहाँ का अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, सामान्य से 5 डिग्री ज्यादा। यूपी के दूसरे शहरों की बात करें तो लखनऊ में कल अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था, सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा। 46 डिग्री के साथ आगरा, 45.7 डिग्री के साथ झांसी और 45 डिग्री के साथ कानपुर शहर भी कल गर्मी से उबलता रहा। सवेरे 9 ही बजे से आज इतनी गर्मी पड़ने लग गई यहाँ पर कि मतलब घर से निकलना दूभर हो गया था। और जैसे ही घर से निकला है तो एकदम हाथ में चट्टे टाइप के पड़ने लग गए, दाने टाइप के उभर आए हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सुबह से ही सूरज में आग बरस रही है और बहुत ज़रूरी काम पे ही हम लोग बाहर निकल रहे हैं और जगह जगह पानी पीना पड़ रहा है और गला बिल्कुल सूखता चला जा रहा है। लू के थपेड़ों के पीछे राजस्थान से आने वाली गर्म हवाओं और अन्य वैज्ञानिक कारण तो है ही, लेकिन एक और कारण है जो लॉकडाउन से जुड़ा है। लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण इतना साफ हो चुका है कि सूरज की किरणें बगैर किसी बाधा से सीधे धरती तक पहुंच रही हैं। इन दिनों आसमान हमारे पास खुला हुआ है और सूर्य की रोशनी, सूर्य की जो एनर्जी है पूरी धरती पर मिल रही है। इसके चलते ये तापमान में सिग्निफिकेंट अमाउंट में वृद्धि हुई है और हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है। हीट वेव हम लोग तब कहते हैं जबकि जो है सामान्यतः जो तापमान होना चाहिए उस ड्यूरेशन में उससे लगभग 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर हो जाता है। या फिर दूसरा कंडीशन है कि अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान चला जाता है तब हम लोग हीट वेव की कंडीशन को कहते हैं कि इस एरिया में हीट वेव है। तपते सूरज का पारा तो परेशान कर ही रहा है। चढ़ते पारे को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कि अपने ऊपर इसका कोई गलत असर न होने दे। तो गर्मी से सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। शहर शहर गर्मी का कहर है। बिहार का भी यही हाल है। राजधानी पटना की ही अगर बात कर ले, वहां का हाल बता रहे हैं आज तक संवाददाता रोहित सिंह। पिछले 3 दिनों से लगातार बिहार जो है उस पे गर्मी का सितम जारी है और इस वक्त हम राजधानी पटना में हैं। और पटना की भी बात करें तो पिछले 2 दिनों से भीषण चिलचिलाती हुई धूप का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और तापमान 40 डिग्री के पार ही जा रहा है। और अगर आज की बात करें तो आज भी जो मौसम विभाग है उसके पूर्वानुमान के अनुसार 44 डिग्री तक जो है वो पारा जा सकता है। और इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की। आप ये देख सकते हैं क्योंकि ये छोटा एयरपोर्ट है, इसीलिए पोर्टिको के बाहर भी यहाँ देखिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए यहाँ पर मार्किंग की गई थी। लेकिन जैसे जैसे धूप, लोग यहाँ पे खड़े थे, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है लोगों का जो है वो पेशेंस वो जवाब दे रहा है और वो ये इधर के इलाके को छोड़ के पोर्टिको के अंदर जा चुके हैं। यानी कि लोग जो हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं गर्मी से, क्योंकि ये एयरपोर्ट छोटा है। इसीलिए रोड वाले एरिया में भी जो है यानी रोड पर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग कराने के लिए मार्किंग की गई थी, लेकिन गर्मी की वजह से लोग इतने परेशान हुए, उनके पास सामान था, बच्चे थे, और इसी वजह से जो धूप और गर्मी जब बढ़नी शुरू हुई तो उसके बाद लोगों ने भी जो है वो पोर्टिको के अंदर चले आए। तो कहीं ना कहीं लगातार गर्मी का सितम जो है वो जारी है, लोगों को परेशान कर रहा है और आने वाले भी कुछ दिनों में जो है वो हालात सुधरने वाले नहीं हैं और तापमान जो है वो 44 से 45 डिग्री के आसपास ही आज भी रहेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। और बिहार के बाद अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ 4 शहरों में पारा 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। भोपाल में 44 डिग्री अधिकतम तापमान है। यहाँ गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और 9 तपा मतलब साल के सबसे गर्म 9 दिन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। कोरोना के कहर के बीच ही मध्य प्रदेश में अब गर्मी का भी कहर है। मध्य प्रदेश के 4 ऐसे शहर हैं जहां पे अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री तक पहुंच गया है। आज से 9 तपे की शुरुआत हो गई है, यानी मई के महीने के वो 9 दिन जो साल के सबसे गर्म दिन होते हैं
और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इस वक्त सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी जमीन पर पड़ती है और इसी वजह से मध्य प्रदेश फिलहाल भट्टी की तरह तप रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कें यूं तो कोरोना लॉकडाउन की वजह से सूनी है, लेकिन उस पर अब गर्मी का भी असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इक्का दुक्का लोग हिम्मत करके बमुश्किल अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कोरोना से तो खुद को बचाना ही है, लेकिन इसके साथ ही अब गर्मी से भी खुद को सुरक्षित रखने की जद्दोजहद भोपाल में साफ तौर पर देखी जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान और गुजरात की तरफ से जो गर्म हवाएं आ रही हैं उससे भोपाल का मौसम बेहद शुष्क है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में इस तरीके की गर्म हवाएं, लू के थपेड़े चलते रहेंगे। इसके साथ ही 6 से ज्यादा जिलों में हीट वेव की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। और अब बात राजस्थान की करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा राजस्थान इस वक्त गर्मी की चपेट में है। सूबे के 7 जिले ऐसे हैं जहां पारा 44 डिग्री या इससे ज्यादा है। हमेशा की तरह चुरू सबसे टॉप पर है। राजस्थान की रिपोर्ट बता रहे हैं आज तक संवाददाता शरद कुमार। मई में आसमान से आग बरस रही है। पूरा राजस्थान जबरदस्त गर्मी की चपेट में है। अगर पूरे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो राज्य के 7 शहर 44 डिग्री तापमान पर बने हुए हैं या उसके ऊपर हैं। चूरू जैसे इलाकों में तो तापमान 47 डिग्री के आसपास चला गया है। कोटा जैसे शहर भी दहक रहे हैं, वहां भी तापमान 45 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। जो मध्य राजस्थान है, झुंझुनू का इलाका, वहां भी तापमान 45 डिग्री के आसपास है। इसके अलावा जो पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर जो जिले हैं, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, बीकानेर हो, वहां भी तापमान 44 डिग्री के आसपास है। जयपुर में तापमान 43 से लेकर 44 डिग्री के बीच बना हुआ है। तो कहा जा सकता है कि गर्मी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पानी तो आजकल तो प्याऊ, पहले तो प्याऊ भी मिल जाता था, आजकल प्याऊ पानी पीने से भी डर लग रहा है। बोतल में भूल गया इसलिए लेके आऊंगा। गर्मी की वजह से काफी लोग परेशान हो रहे हैं, मटके भी ले रहे हैं पानी के लिए भी। कई जगह पानी वानी की व्यवस्था है, कई जगह नहीं है। काफी लोग बहुत परेशान है। हालांकि कोरोना की वजह से लोग पहले से तुलना में कम निकल रहे हैं सड़कों पर, लेकिन गर्मी की वजह से लोग घरों में दुबके हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 30 मई के आसपास मौसम में बदलाव हो सकता है। उसके पहले तापमान में और बढ़ोतरी की गुंजाइश है, यानी गर्मी से कोई राहत मिलती दिख नहीं रही है। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी है। क्या है हाल लखनऊ का, बता रहे हैं संवाददाता नीलांशु शुक्ला। गर्मी ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोगों के पसीने छूट रहे हैं। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और मौसम विभाग के मुताबिक कल राजधानी लखनऊ में जो अधिकतम तापमान था वह 43 डिग्री दर्ज किया गया था, 3.5 डिग्री की बढ़त के साथ। और आज भी जो तापमान है वह 40 से ज़्यादा दर्ज किया जाएगा अधिकतम तापमान। मौसम विभाग ने यह आशंका जताई है। साथ ही साथ जो न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो लखनऊ का न्यूनतम तापमान कल 28.5 डिग्री था। और उत्तर प्रदेश के अगर हम अलग अलग शहरों की बात करें तो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, झांसी और अलीगढ़ में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 तारीख तक इसी तरह लोगों को तेज़ धूप और गर्म हवाओं के कारण दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, लेकिन 28 के बाद मौसम विभाग ने प्रदेश के कई ज़िलों में बारिश की आशंका जताई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। तो अभी लॉकडाउन 4 के दौरान लोगों को कुछ सहूलियत मिली है, बाज़ार भी खुले हुए हैं, लेकिन दोपहर का वक्त ऐसा है जब भीषण गर्मी हो रही है और लोग ज़्यादातर अपने घरों में ही रह रहे हैं। अगर हम आपको बाज़ारों का भी हाल बताएं तो बाज़ारों में भी दोपहर में बिल्कुल सन्नाटा रहता है, क्योंकि धूप के कारण जो लोग हैं वह खरीदारी करने नहीं निकल रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल आज मीडिया के सामने आए। केजरीवाल ने दिल्ली को यह भरोसा दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है, कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी है। लॉकडाउन 17 तारीख को लॉकडाउन में काफी ढील दी गई थी। 1 हफ्ता हो गया। आज 1 हफ्ते के बाद मैं ये कह सकता हूं कि स्थिति नियंत्रण में है
और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी, हमें ये उम्मीद थी कि थोड़े से केसेस में बढ़ोतरी होगी। लॉकडाउन में ढील देने के बाद थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जो केसेस हो रहे हैं वो इतने गंभीर केस ना हो कि हमारा अस्पतालों का पूरा सिस्टम बैठ जाए, कोलैप्स कर जाए। अगर हमारे अस्पताल इतने मरीज आने लग गए कि हमारा अस्पताल बैठ जाएंगे, हमारे मान लीजिए बेड्स नहीं मिलेंगे, वेंटिलेटर नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तब चिंता का विषय होगा। दिल्ली के 117 प्राइवेट अस्पतालों में ऑर्डर जारी कर दिए कि 20% उनको अपने बेड कोरोना के लिए रखने पड़ेंगे। तो इससे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल है उनके अंदर लगभग 2000 नए बेड्स आज से अवेलेबल हो गए हैं। अभी तक 677 बेड थे, अब 2000 एक्स्ट्रा बेड प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है। तो प्राइवेट में अगर कोई अपना इलाज कराना चाहता है, जरूरी नहीं है जैसा मैंने कहा कि सरकार में 2500 बेड खाली हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई अपना प्राइवेट में इलाज कराना चाहता है तो आज से 2000 और बेड प्राइवेट सेक्टर के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है और सियासत भी यहां पर जोरदार है। मजदूरों की घर वापसी पर अब रेल मंत्री और शिवसेना आमने सामने आ गए हैं। कल देर रात तक ट्विटर पर शब्द बाण चलते रहे। दोनों ओर से होड़ थी कि मजदूरों का बड़ा खिदमतगार कौन है। घर जाने की ऐसी भागम भाग पहले नहीं दिखी। मुंबई में रेलवे स्टेशनों का हाल कुछ ऐसा ही है। घर वापसी के लिए प्रवासी मजदूरों की होड़ लगी हुई है। हाथों में सामान थामे मजदूर ट्रेन पर सवार हो रहे हैं। श्रमिक स्पेशल प्लेटफॉर्म पर लगती नहीं कि ट्रेन के डिब्बे भर जाते हैं। मामला मजदूरों का है तो सियालत भी ट्रेन की रफ्तार के साथ पटरी पर उतनी ही तेजी से दौड़ पड़ी है। कल देर रात तक रेल मंत्री पीयूष गोयल और शिवसेना के बीच ट्विटर वॉर चलता रहा। हम महाराष्ट्र को 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने बताया था कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, ऐसे में आप 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को लिस्ट सौंप दें, जिससे हम ट्रेनों को समय पर चलवा सकें। पहले की तरह ट्रेन को खाली न जाना पड़े। महाराष्ट्र की ओर से शिवसेना के फायर ब्रांड प्रवक्ता ने मोर्चा संभाला। रात में ही संजय राउत ने जवाबी तीर छोड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को श्रमिकों की लिस्ट सौंप दी, लेकिन मैं रेल मंत्री पीयूष गोयल जी से निवेदन करता हूं कि मजदूरों को ले जा रही ट्रेनें अपनी मंजिल पर ही पहुंचे, न कि गोरखपुर जाने वाली ट्रेन की तरह ओडिशा पहुंच जाए। मजदूरों पर सियासी घमासान की शुरुआत पहले ही हो गई थी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों पर उद्धव को घेरा था। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अगर महाराष्ट्र बसों और ट्रेनों में सारी सुविधाएं देकर 4 लाख प्रवासी मजदूरों को रवाना कर चुकी है, तो फिर महाराष्ट्र की सड़कों पर भूखे प्यासे पैदल जाते मजदूरों की तस्वीरें क्यों दिखाई पड़ रही हैं? एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। अगर महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश में वापस नहीं आना पड़ता। मुश्किल दौर है। उम्मीद की जाती है कि सियासी नफा नुकसान से ऊपर उठकर सभी लोगों को मिलकर काम करेंगे, लेकिन सियासतदान सियासत न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? विपक्ष के नेताओं की बैठक में उद्धव भी केंद्र और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने जहां केंद्र पर अकेला छोड़ देने का आरोप जड़ा, वहीं बीजेपी पर परेशान करने का इल्जाम भी लगाया। हिंदुस्तान में मजदूर बड़ा सियासी वोट बैंक है, लिहाजा हर पार्टी मजदूरों के साथ खड़े दिखना चाहती है, ताकि जब चुनाव आए तो सियासी फसल काटी जा सके। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। आज लॉकडाउन के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। ठीक 2 महीने पहले यानी कि 25 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। लॉकडाउन का मकसद तो था कोरोना वायरस के चक्र को तोड़ना, लेकिन फिलहाल कोरोना केस 1.25 लाख के पार पहुंच चुके हैं। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए
आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। वो 25 मार्च का दिन था और आज 25 मई है। 2 महीने पूरे हो गए लॉकडाउन को। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। जब 25 मार्च से पहले लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तब इसके पीछे सोच यही थी कि 21 दिन में कोरोना वायरस के चक्र को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो सोचा गया था वो दूर दूर तक पूरा नहीं हुआ। कोरोना के केस बढ़ते चले गए और इसी तरह लॉकडाउन भी। पहले 19 दिन का दूसरा चरण आया, फिर करीब 2 हफ्ते के 2 और चरण। 31 मई तक के लिए अभी लॉकडाउन 4 चल रहा है, लेकिन इस बात के आसार कम ही हैं कि 31 मई के बाद भी लॉकडाउन पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं से आश्वस्त नहीं करते। 25 मार्च से जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ तो कोरोना केस की कुल संख्या 606 थी, लेकिन अब ये 1,31,868 हो गई है। 25 मार्च को कोरोना से मौत का आंकड़ा था 12, अब 3,867 पहुंच गया है। हालांकि लॉकडाउन के बावजूद केस बढ़े जरूर हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि लॉकडाउन से फायदा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक लॉकडाउन से पहले कोरोना केस करीब 3 दिन में डबल हो जाते थे, लेकिन अब 13 दिन में 2 गुना होता है। कि लॉकडाउन के पहले अगर भारत में डबलिंग रेट 3 दिन और 4 दिन के बीच में था, तो आज बीच में कई सारे सेटबैक्स भी आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो डबलिंग रेट है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो 13 के ऊपर दिन है। तो इसमें नो डाउट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व, उसने भारत में कोरोना वायरस को कंट्रोल में रखने में और लॉकडाउन जैसे पावरफुल इंटरवेंशंस। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लॉकडाउन से पहले मरीजों की संख्या कम थी, लेकिन अब 1.25 लाख के पार है। इसलिए दोनों के डबल होने की रफ्तार को एक साथ नहीं तौला जा सकता। लॉकडाउन 4 खत्म होने में 6 दिन बाकी हैं। इस चरण में कई सारी रियायतें दी गई हैं, लेकिन कहना मुश्किल है कि 1 जून से पुरानी स्थिति बहाल हो पाएगी। आज तक ब्यूरो। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। साद के बड़े बेटे का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। साद के बड़े बेटे को तबलीगी जमात का करता धरता माना जाता है। बेटे के साथ 5 और करीबियों का पासपोर्ट भी जब्त किया गया है। आपको बता दें, ये 5 लोग मरकज के प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही वीजा नियमों के उल्लंघन के मामले में दिल्ली पुलिस 916 विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी। लंबा वक्त बीत चुका है, मौलाना साद की तलाश अब भी जारी है, लेकिन अब क्राइम ब्रांच ने पासपोर्ट उनके बेटे का जब्त किया है। 5 और प्रबंधन से जुड़े लोगों का भी पासपोर्ट जब्त किया गया है, यानी कि करीबियों पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। मरकज को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है। अब इस मामले में 5 जो बिल्कुल खास लोग थे मौलाना साहब के, उनके पासपोर्ट भी जब्त किए गए हैं, अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। साथ साथ जो 919 जो जमाती थे उनसे भी जो है वो पूछताछ जो है हो चुकी है और जल्दी चार्जशीट इसमें दाखिल होगी, ऐसी जानकारी क्राइम ब्रांच के अधिकारी दे रहे हैं। साथ साथ इस पूरे मामले में उन पर दरअसल वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। जो विदेशी जमाती थे, 67 देशों के वो लोग थे। बहरहाल पुलिस का कहना है कि चूंकि मरकज से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ऐसे में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि जो उनके करीबी है मौलाना साद के, उनके पासपोर्ट जब्त किए गए, ताकि इस मामले में वो ऐसा ना हो कि वो ट्रेवल जो है वो कर लें या देश छोड़ के चले जाएं। तमाम ऐसी जानकारियां जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी जुटा रहे हैं। साथ साथ पूरा इस मामले में कई बार नोटिस भी दिया जा चुका है मौलाना साद को, लेकिन उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करी है। अब जो है इस मामले में जांच जो है आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब क्राइम ब्रांच का कहना है कि इस पूरे मामले में कुछ सबूत भी उनके पास आए हैं, बैंक डिटेल्स जो है वो भी उन्होंने खंगाली है। इसके अलावा क्या वाकई हवाला का कनेक्शन था, इन तमाम पहलुओं से भी जांच पूरे मामले की जा रही है। ये दिल्ली पुलिस का कहना है कि दरअसल इस पूरे मामले में कुछ क्रूशियल एविडेंस भी उनके पास आए हैं, जिसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। यानी जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारियां भी हो सकती है। कुछ लोगों को जिस तरह से पासपोर्ट जब्त किए गए हैं, तमाम जो लोग उस वक्त मौजूद थे, उन तमाम लोगों से क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो डिटेल्ड कुछ लोगों से कर चुकी है और कुछ लोगों से आने वाले दिनों में भी जांच करेगी।